Good afternoon, all of you. Now we start third unit. 2 यूनिट्स कंप्लीट कर चुके हैं बेटा हम। फ्राइडे को टेस्ट भी बताया है फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट क्वेश्चन का। आज हम थर्ड यूनिट स्टार्ट करते हैं, पार्टी सिस्टम इन इंडिया। कि इंडिया में पार्टी सिस्टम कैसा है। तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेटिक होने के साथ साथ इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। कि मल्टी पार्टी सिस्टम यहाँ ना तो अमेरिका और इंग्लैंड की तरह 2 पार्टियां दिखाई देती हैं और ना ही कम्युनिस्ट कंट्रीज की तरह कोई एक ही पार्टी का प्रभुत्व है या एक ही पार्टी डोमिनेट करती या हर वक्त रूल करती दिखाई देती है। यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुत सारी पार्टियां हैं, सबको आजादी है पार्टी बनाने की। तो वो पार्टी सिस्टम की शुरुआत हम कहाँ से मानते हैं कि इंडिया की फर्स्ट पार्टी का दर्जा हम किसे देते हैं। कि इंडिया में पार्टीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कि इंडिपेंडेंसी से पूर्व की स्वतंत्रता से पहले जो पार्टियां बनी थी और स्वतंत्रता के बाद जो पार्टियां बनी थी। तो स्वतंत्रता से पहले बहुत छोटी छोटी पार्टियां बनी थी जो काफी लंबे टाइम तक रन अप नहीं कर पाई थी। जैसे कि दादा भाई नारोजी ने भी बनाई थी और बहुत सारे व्योमेश चंद्र बनर्जी ने बनाई थी। इंडियन नेशनलिस्ट कांग्रेस बनी थी, एक एसोसिएशन, बहुत सारी। कि वो पार्टियां ना होके छोटी छोटी एसोसिएशंस थी जिन एसोसिएशंस ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दिया था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्वतंत्रता से पहले एक ऐसी एसोसिएशन या एक ऐसी पार्टी बनी थी जो 28 दिसंबर 1885 को बनाई गई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से। और ये एक अंग्रेज के द्वारा बनाई गई थी, एओ हयूम के द्वारा बनाई गई थी। और एओ हयूम को 2 भारतीयों का समर्थन प्राप्त था। एक तो थे दादा भाई नारोजी जिसका नाम सबने सुना होगा, दूसरे थे दिनसा वाचा। कि इन 3 व्यक्तियों के प्रयास से या 3 व्यक्तियों के समर्थन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण किया गया था 28 दिसंबर 1885 को। तो स्वतंत्रता से पहले बनाई गई एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो अब भी है तो वो मानी जाती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। और दूसरी छोटी छोटी एसोसिएशंस को अगर तो फिर आजादी से पहले पॉलिटिकल पार्टीज में आता है, जैसे 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कि मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। मुस्लिम लीग की कांग्रेस में जितने भी लीडर्स थे या कांग्रेस के जितने अधिवेशन होते थे, ज्यादातर जो अध्यक्ष वगैरह जो नियुक्त किए जाते थे वो भारतीयों को नियुक्त किया जाता था। या फिर मुस्लिम्स भी अध्यक्ष हुए हैं, लेकिन मुस्लिम लीग के समर्थकों ने, जिन्ना ने, बदरुद्दीन तैयब जैसे समर्थकों ने महसूस किया कि मुस्लिमों के लिए एक अलग पार्टी की आवश्यकता है। ये तन्नू जांगड़ा बेटा अपना माइक म्यूट करो। कि उनको एक अलग पार्टी की जरूरत है। तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। और फिर मुस्लिम लीग के एवज में 1908 में एक हिंदू महासभा गठित हुई थी। हिंदू महासभा मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया के रूप में ही आई थी, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस के मेंबर मुस्लिम्स भी थे, हिंदू भी थे। फिर कुछ कट्टर मुस्लिम्स ने या फिर मुस्लिम्स ये सोचते थे कि कांग्रेस में उनके हित सुरक्षित नहीं है, उन्होंने एक मुस्लिम लीग बना ली। तो कुछ ऐसे उग्रपंथी हिंदू भी थे जो ये मानते थे कि कांग्रेस में उनके हित नहीं है समर्थ, तो उन्होंने एक हिंदू महासभा की स्थापना की थी। उसके बाद उस टाइम में एक वर्ल्ड में एक कम्युनिस्ट फिलॉसफी भी बहुत थी। कम्युनिस्ट फिलॉसफी जो कार्ल मार्क्स ने मार्क्सवादी अवधारणा दी थी, जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में रूस में इंप्लीमेंट हुई थी। और रूस में उसी के बेसिस पे एक क्रांति भी हुई थी। और उसी क्रांति को, रूसी क्रांति की वजह से ही फिर हरियाणा में, इंडिया में भी उसका प्रभाव दिखाई दिया था। और 1924 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी, जिसने 25 में एक्टिवली इंडियन पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट किया था। और भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को विकसित करने में या कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण करने में योगदान माना जाता है मानवेंद्र नाथ रॉय का।
फिर 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने भी कांग्रेस से अलग होकर अपनी एक पार्टी बनाई थी, फॉरवर्ड ब्लॉक। और जिस फॉरवर्ड ब्लॉक के तहत उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया था और उसने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दिया था। फिर उसके बाद बहुत सारी रीजंस के अकॉर्डिंग की क्षेत्रों में भी छोटी छोटी पार्टियां बनी थी। जैसे पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी आजादी से पहले बन गई थी, तमिलनाडु में जस्टिस पार्टी बन गई थी। और ये जस्टिस पार्टी जो तमिलनाडु की थी ना, ये जस्टिस पार्टी एंटी नॉर्थनिस्ट पार्टी बोला जाता है कि जस्टिस पार्टी वो पार्टी थी जो हिंदी का समर्थन, क्योंकि हिंदी को राष्ट्रभाषा या हिंदी पे ये विचार था कि जो कांग्रेस पार्टी थी वो हिंदी समर्थक थी या हिंदू राष्ट्र थी, तो ब्राह्मणों की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा तमिलनाडु में थी और उन्होंने इस पार्टी का गठन किया था अपनी संस्कृति सभ्यता को एनरिच करने के लिए। और इसी तरह की एक पार्टी महाराष्ट्र में स्वराज्य पार्टी आई थी। और स्वराज्य पार्टी तो अपना पूर्ण रूप से लक्ष्य मानती थी कि दूसरे कम्युनल इश्यूज या किसी भी तरह के इश्यूज पे फोकस ना करके स्वराज्य प्राप्ति के लिए काम किया जाए। तो ये सारी वो पार्टियां थी जो इंडिया की इंडिपेंडेंसी से पहले ही बनी थी। लेकिन इन सब में से मुस्लिम लीग तो जब पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान की एक संस्था बन के रह गई। अब सिर्फ अगर नेशनल पार्टीज की बात करें तो दो पार्टियां ही नेशनल पार्टी के रूप में अब भी वर्तमान में दिखाई देती हैं, वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी भारतीय साम्यवादी दल। जबकि फॉरवर्ड ब्लॉक भी खत्म हो गया था, यूनियनिस्ट पार्टी अब भी है लेकिन वो एक रीजनल पार्टी है, नेशनल नहीं है। जस्टिस पार्टी भी रीजनल पार्टी है, जबकि महाराष्ट्र में स्वराज्य दल एक तरीके से उसने रजिस्टर एज ए रजिस्टर्ड वो रीजनल पार्टी है, लेकिन अब वो इलेक्शन में इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो अब हम पढ़ेंगे 1947 के बाद कि जब इंडिपेंडेंसी मिल गई थी, तो इंडिपेंडेंसी मिलने के बाद कितनी इंडिया में कि फर्स्ट इलेक्शन से लेके उसके बाद तक जो पॉलिटिकल पार्टीज अराइज हुई हैं। तो जब फर्स्ट इलेक्शन हुए थे 1952 के फर्स्ट इलेक्शन, उस इलेक्शन में 14 पार्टियां थी, नेशनल पार्टियां थी और बहुत सारी रीजनल पार्टियां थी। लेकिन वो पार्टियां धीरे धीरे खत्म हो गई और सेकंड इलेक्शन में ही सिर्फ 4 नेशनल पार्टियां थी और रीजनल पार्टियां भी बहुत कम हो गई थी। और इसी बेसिस पे जो तमिलनाडु में जस्टिस पार्टी थी, वो जस्टिस पार्टी ने 1949 में डीएमके का रूप ले लिया था। और रामन्ना राव ने डीएमके का कि डीएमके वो पार्टी थी जो आजादी के बाद ये डिसीजन लिया गया था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाएगा, राष्ट्रीय राजभाषा। तो द्रविड़ मुनेत्र कंगड़म एक पार्टी बनी थी तमिलनाडु में जिसने इस चीज का विरोध किया था कि हिंदी भाषी राष्ट्र नहीं है, क्योंकि साउथ में हिंदी नहीं बोली जाती है, इनकी लैंग्वेज तमिल, तेलुगु या कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है। तो ये क्षेत्रीय भाषाओं पर ज्यादा बल देते हैं और उसी को चाहते थे कि भारत में जैसे धर्मनिरपेक्षता को अपनाया है, इसी तरह से भाषा के आधार पर भी भाषा निरपेक्षता को अपनाया जाए। फिर 1952 में भारतीय जनसंघ का निर्माण हुआ और जो बीजेपी पार्टी है ना आज भारतीय जनता पार्टी, वो जनसंघ की ही वंशज है। ये जो भारतीय जनसंघ पार्टी जो बनी थी वही आगे विस्तृत होके और इसमें कुछ और पार्टियां जैसे भारतीय लोकदल और ये कांग्रेस ओ जैसे संगठन शामिल होके बीजेपी पार्टी बनी थी। फिर 1959 में स्वतंत्र पार्टी आई थी। फिर 74 के इलेक्शन में भारतीय लोकदल पार्टी आई थी और लोकदल पार्टी थी चौधरी चरण सिंह की, जिसमें चंद्रशेखर ने समर्थन देके 1991 में वीपी सिंह की सरकार गिराई थी। और इसके साथ साथ हम एक चीज की कांग्रेस पार्टी जो 1885 में गठित हुई थी वो अब भी लाई करती थी और इवन इंडिया की पॉलिटिक्स पे रूल भी करती थी, सेंटर पे भी और स्टेट पे भी, दोनों जगह कांग्रेस का एक छत्र राज था। लेकिन उस कांग्रेस में भी 1969 में विभाजन हो गया था, ये मैं लास्ट क्लास में भी आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि 1969 में एक मुद्दा हुआ था सबसे बड़ा कि उस दौरान इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और कांग्रेस का अध्यक्ष था, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष
अध्यक्ष था मोरारजी देसाई, और राष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधि उतारे गए थे नीलम संजीव रेड्डी, और एक निर्दलीय उम्मीदवार थे वीवी गिरी। लेकिन इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी की प्रधानमंत्री थी, वो कांग्रेस पार्टी उसी की पार्टी थी, लेकिन उसने अपने पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों की अवहेलना करके, कि खुद अध्यक्ष ने जिस उम्मीदवार को राष्ट्रपति के रूप में उतारा है उसकी अवहेलना करके एक नारा दिया था, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो, कि अपने कैबिनेट के या अपनी लोकसभा के कांग्रेस के सदस्यों को कहा था कि सब अपनी अंतरात्मा का अनुसरण करो, जिसको आप चाहते हो उसको बनाओ, ये मत सोचो कि कांग्रेस पार्टी ने नीलम संजीव रेड्डी को अपनी सीट पे उतारा है प्रेसिडेंट बनाने के लिए। तो इंदिरा गांधी की इस चीज का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा था, और पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई निर्दलीय उम्मीदवार राष्ट्रपति बन गया था, क्योंकि वीवी गिरी को पहले कार्यवाहक, जाकिर हुसैन की डेथ के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था, लेकिन उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था क्योंकि वो कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं, पूर्ण कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बनना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें समर्थन नहीं दिया। कांग्रेस चाहती थी नीलम संजीव रेड्डी समर्थन बने राष्ट्रपति, तो वीवी गिरी निर्दलीय उठ गए थे राष्ट्रपति के पद के लिए, और उनकी जीत हुई थी क्योंकि उन्हें इंदिरा गांधी का समर्थन मिला था। और इसी वजह से जो कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य थे, मोरारजी देसाई, जगजीवन जैसे वरिष्ठ सदस्यों ने अपना अपमान समझा था, और कांग्रेस का विभाजन हो गया था 1969 में। दो कांग्रेस बन गई थी, कांग्रेस आई और कांग्रेस ओ। कांग्रेस आई में वो सारे समर्थक थे जो इंदिरा को फॉलो करते थे, और कांग्रेस ओ में जो मोरारजी देसाई के समर्थन में थे, और जिन्होंने फिर 1977 में जनता पार्टी बनाई थी। 5 दलों ने मिलकर जनता पार्टी बनाई थी, जनसंघ ने, लोकदल ने, कम्युनिस्ट ने और कांग्रेस ओ ने। इन सब ने फिर 77 में कांग्रेस के अगेंस्ट पहली बार सेंटर में गैर कांग्रेसी सरकार बनाई थी। लेकिन इस जनता पार्टी की सरकार ज्यादा दिनों तक टिकी नहीं थी, और 1980 में दोबारा से कांग्रेस की सरकार आ गई थी। तो जब 1980 में जनता पार्टी का भी विघटन हो गया, खत्म हो गई, क्योंकि जनता पार्टी 5 पार्टियों का मिक्सचर था, तो जनता पार्टी ने जनसंघ के साथ मिलके, एक तरह से जनसंघ का प्रभुत्व था इस पे, भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया था, जिसको आज हम बीजेपी के नाम से जानते हैं। तो बीजेपी का निर्माण कब हुआ था? 1980 में। इसी तरह अब इसमें और बहुत सारी डिस्क्रिप्शंस दी हुई हैं, बहुत सारे दलों का वर्णन किया गया है कि 1989 में जनता दल आया। तो आपको सारे के सारे एज इट इज रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेन कि कांग्रेस का निर्माण कब हुआ था। आजादी से पहले तो कांग्रेस करनी है आपको, कांग्रेस कब बनी थी, मुस्लिम लीग कब बनी थी, हिंदू महासभा, या फिर कम्युनिस्ट पार्टी जरूर करनी है, कम्युनिस्ट पार्टी कब बनी। रीजनल पार्टी अगर आपको याद रहती हैं तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। फिर आजादी के बाद कांग्रेस तो थी, कांग्रेस के बाद साउथ में द्रविड़ मुनेत्र कंगडम को याद रखना है, सबसे बड़ी पार्टी थी। हालांकि द्रविड़ मुनेत्र कंगडम में भी विभाजन हो गया था, और अब ये भी 2 पार्टियां हैं, एक डीएमके और एक एआईडीएमके, अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कंगडम जिसको बोला जाता है, कि द्रविड़ मुनेत्र कंगडम में भी विभाजन हो गया था, और इसकी एक और पार्टी बन गई थी, अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कंगडम। तो हर पार्टी में, बहुत सारी पार्टियों में विभाजन हुआ है, विभाजन देखने को मिला है। तो उसके बाद तुम्हें करना है, कांग्रेस भारतीय जनसंघ कब बनी, और जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी। और जनता पार्टी से पहले जनता पार्टी जो थी, एक भारतीय जनता पार्टी ना होके जनता पार्टी जो बनी थी 1977 में, जिसने पहली बार सेंटर में गैर कांग्रेसी सरकार बनाई। और नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें याद रखनी है, कांग्रेस में विभाजन। कांग्रेस में 2 बार विभाजन हुआ था, एक विभाजन हुआ था आजादी से पहले और एक विभाजन हुआ था आजादी के बाद। आजादी से पहले विभाजन हुआ था कांग्रेस में 1907 में, 1907 में 1907 में विभाजन हुआ था, जो सूरत अधिवेशन हो रहा था। तो सूरत अधिवेशन में
रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाया जा रहा था, दादा भाई नारोजी को, कि अध्यक्ष पद को लेकर विभाजन हुआ था और उसमें कांग्रेस के दो स्वरूप उभरे थे, नरम दल के और गरम दल के नेता अलग अलग हो गए थे। तो आजादी से पहले सूरत अधिवेशन के दौरान 1907 में कांग्रेस में विभाजन हुआ था, जिसमें नरम दल और गरम दल बने थे। नरम दल के जो समर्थक थे वो गांधी जी के साथ कांग्रेस में रहे थे, और ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां बाद में बनी है ना, ये सारी की सारी वो जो गरम दल उनसे अलग हुए थे, उन्हीं से निकल के बाद में इंडिपेंडेंसी से पहले यूनियनिस्ट पार्टी, जस्टिस पार्टी और ये सारी पार्टियां बनी थी। और दूसरा कांग्रेस का विभाजन आजादी के बाद हुआ था 1969 में, जिसमें कांग्रेस आई और कांग्रेस ओस दो संगठन बने। अब बात करते हैं हम अब वर्तमान की, कि वर्तमान में भारत में पॉलिटिकल पार्टीज का क्या स्ट्रक्चर है। तो अब वर्तमान में दो तरह की पॉलिटिकल पार्टीज को फ्रेमली डिफाइन किया जाता है। वैसे पॉलिटिकल पार्टीज को अगर कॉन्स्टिट्यूशनल के अकॉर्डिंग माने तो तीन वर्डिंग यूज की गई है, एक राष्ट्रीय पार्टी नेशनल पार्टी, एक राज्य पार्टी स्टेट पार्टी, और एक क्षेत्रीय पार्टी रीजनल पार्टीज। लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो स्टेट पार्टी का ही रोल प्ले करती हैं। अलग से किसी भी पार्टी को स्टेट पार्टी का दर्जा या प्रावधान नहीं किया गया है। तो वर्तमान का जो इलेक्शन हुआ था 2019 की लास्ट इलेक्शन का डाटा अगर तुम्हें याद हो जाता है तो याद कर लेना बेटा। जैसे लास्ट इलेक्शन में जो 14वीं लोकसभा या 16वीं 15वीं या 16वीं लोकसभा में कितनी राज्य स्तरीय पार्टियां थी और कितनी राष्ट्रीय स्तरीय पार्टियां थी, कितनी राज्य स्तरीय, कितनी नेशनल पार्टी थी और कितनी स्टेट पार्टियां थी। हम बात करते हैं 17th जो लोकसभा अब चल रही है। तो 17th लोकसभा में जिसके इलेक्शन 2019 में हुए थे, तो उस दौरान नेशनल पार्टियां थी 7। ये जो 8th नेशनल पार्टी जो अब है ना, इसका दर्जा दिया गया था जून 2019 में दर्जा मिला था, लेकिन इलेक्शन जब स्टार्ट हुए थे वो मई में स्टार्ट हो चुके थे। तो इसको इंक्लूड कर, कहीं कहीं तुम्हें इंक्लूड भी मिल जाएगी। अब तुम सोचोगे नहीं 7 पार्टियां बताई थी, कहीं तुम्हें 8 पार्टियां मिलती हैं, तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि वर्तमान में 8 नेशनल पार्टीज है। और सबसे पहले हम नेशनल को डिस्क्राइब करते हैं कि फर्स्ट इलेक्शन जब हुआ था 1952 में, तो 14 नेशनल पार्टी थी और 39 स्टेट पार्टी थी, कि 14 राष्ट्रीय दल थे और 39 राज्य स्तरीय दल थे। लेकिन दूसरे इलेक्शन जब हुआ ना, क्योंकि पहला इलेक्शन हुआ तो जितने भी छोटे छोटे दल थे, अब इलेक्शन के बाद ही तो किसी को कितने वोट मिले हैं वो उस कंडीशन को पूरी कर पाया या नहीं, तभी तो निर्धारित होता है उसको राष्ट्रीय दल की मान्यता दी जाए या राज्य दल की मान्यता दी जाए। तो जो उस योग्यता उस क्वालिफिकेशन को क्लियर नहीं कर पाए, तो अगले चुनाव में उन्हें दल के रूप में मान्यता ही नहीं मिली, क्योंकि वो तो पहला चुनाव था तो बहुत सारे दल खड़े हो गए थे। तो दूसरे चुनाव में सिर्फ 4 नेशनल पार्टियां थी और 11, कहीं 12 भी मेंशन होता है तुम्हें, स्टेट पार्टियां थी। लेकिन 2019 के इलेक्शन में जो स्टेट पार्टियां नेशनल पार्टियां थी वो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना कब हुई थी, ये ईयर्स भी आपको याद होने चाहिए, आपकी बुक में नहीं है, आगे लास्ट में मेंशन है, अपना मेंशन करके याद होने चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको कांग्रेस के नाम से जानते हैं, 1885, भारतीय जनता पार्टी 1980, और उसके साथ साथ इनके चुनाव चिन्ह भी दिए हुए हैं। अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1924 में फॉर्मेशन हुई थी, 25 के इलेक्शन के दौरान एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी ना, उसका पार्टीशन हो गया था, विभाजन हो गया था। तो क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी रूस की क्रांति के बाद इजाद हुई थी, फिर रूस की उस मार्क्सवादी अवधारणा को चाइना ने अडॉप्ट कर लिया था, तो मार्क्स इसी अवधारणा में विभाजन हो गया था, क्योंकि रूस और चाइना के बीच विवाद हो गया था। तो कुछ ऐसे समर्थक थे जो रूस की कम्युनिस्ट विचारधारा को फॉलो करते थे और कुछ ऐसे विचारक थे जो चाइना की विचारधारा को फॉलो करते थे, इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी में भी विभाजन हो गया था और एक नई कम्युनिस्ट पार्टी बन गई थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, मार्क्सिस्ट, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी आईसीपी मार्क्सिस्ट, जो 1964 में बनी थी। फिर आई थी बहुजन समाज पार्टी, जिसको हम बसपा के नाम से जानते हैं, 1984 में।
नेक्स्ट आती है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 1999 में। फिर है तृणमूल कांग्रेस पार्टी टीएमसी, जिसने पश्चिमी बंगाल में अब इलेक्शन जीता है, वो 1998 में बनी थी तृणमूल कांग्रेस पार्टी। और लास्ट पार्टी जिसने नेशनल पार्टी का दर्जा हासिल किया है वो बनी थी 2012 में, एक स्टेट पार्टी बनी थी वो पहले, नेशनल पीपल्स पार्टी, जो मेघालय की स्टेट पार्टी थी, बहुत टाइम तक रूल किया है, शासन किया है मेघालय में, और पीएस संगमा ने इस पार्टी को बनाया था। लेकिन 2013 के इलेक्शन में इन्हें सफलता हासिल हुई थी पहली बार, लेकिन इसको राष्ट्रीय पार्टी, नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है 2013 मिला है। तो अब वर्तमान में जितनी नेशनल पार्टियां हैं वो हमने डिस्क्राइब की है। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, की इंडिया में कि मॉडर्न टाइप में, मॉडर्न अकॉर्डिंगली आज मॉडर्न डेमोक्रेसी में हम पॉलिटिकल पार्टीज को कितने टाइप्स में क्लासिफाई कर पाते हैं। कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि मॉडर्न डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज को कितने भागों में विभाजित किया गया है। डिफाइन द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। तो फर्स्ट आता है रिएक्शनलिस्ट पार्टी, प्रतिक्रियावादी दल। प्रतिक्रियावादी कौन से हैं? जो पुराने समय से जो चली आ रही है ना परिपाटी, जो सामाजिक आर्थिक अर्थव्यवस्था, उस पे जो प्रतिक्रिया देते हैं, अपना रिएक्शन देते हैं, इसीलिए इन्हें रिएक्शनलिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है कंजर्वेटिव्स, रूढ़िवादी। तो रूढ़िवादी वो होते हैं जो चीज को बदलना ही नहीं चाहते, कि जो चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, जो पुरानी प्रथाओं पर ही निर्भर रहना चाहते हैं, नई चीज को अपनाना ही नहीं चाहते। थर्ड है लिबरल्स, उदारवादी पार्टी। उदारवादी हैं जो कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट की अवधारणा को, डेमोक्रेसी को चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री का जो फेस होना चाहिए वो फेस वेलफेयर स्टेट का होना चाहिए, डेमोक्रेटिक कंट्री का, क्योंकि वेलफेयर स्टेट ही सबके राइट्स को संरक्षित रख सकती है, सबको ड्यूटीज फॉलो करवा सकती है सबसे, या फिर सबको लिबर्टी दे सकती है, स्वतंत्रता दे सकती है, और सबके हित के लिए काम कर सकती है, सबके वेलफेयर के लिए काम कर सकती है। और इसी एस्पेक्ट पे इंडिया को एक लिबरल कंट्री माना जाता है, क्योंकि इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो नीति निर्देशक सिद्धांत लागू किए हैं ना, वो नीति निर्देशक सिद्धांत इंडिया की इस चीज को प्रूव करते हैं, इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट। और फोर्थ टाइप आता है रिफॉर्मर्स, सुधारवादी। और ये सुधारवादी होते हैं जो हमेशा क्रांतिकारी नजरिया रखते हैं, कि रेवोल्यूशन की बात करते हैं, कि हर चीज को तख्ता पलट की बात करते हैं, कि अगर सरकार बात नहीं मान रही है तो सुधार करो, इस सरकार को खत्म कर दो, सैनिक शासन ले आओ, सैनिक काम नहीं कर रहा तो लोकतंत्र ले आओ, लोकतंत्र काम नहीं कर रहा तो राजतंत्र ले आओ, कि जो निरंतर सुधारों में विश्वास रखते हैं उन्हें रिफॉर्मर कहा जाता है। अब आम वर्डिंग में हम दो वर्ड सुनते हैं, एक सुनते हैं दक्षिणपंथी, एक सुनते हैं वामपंथी, कि लेफ्टीज या साउथर्न पोर्शन। तो साउथर्न पोर्शन की आइडियोलॉजी का अगर हम एग्जांपल लें तो हमारे साउथ में दिखाई देते हैं, जैसे डीएमके है या एआईडीएमके है, जो नहीं चाहते हिंदी राष्ट्रभाषा का दर्जा, क्योंकि साउथ में हिंदी नहीं बोली जाती, वो अपनी क्षेत्रीय भाषाओं और अपनी सभ्यता संस्कृति से बुरी तरह जकड़े हुए हैं। और रिफॉर्मर्स जो है ना उनको वामपंथी कहते हैं, लेफ्टीज कहते हैं। कि लेफ्टीज क्या है? कि जिसका दिमाग हमेशा नेगेटिव सेंस में चलता है, जो हमेशा सुधार करने की, सुधार का भी एक हिंसक स्वरूप की बातें करता है हमेशा, कि अगर कोई तुम्हारी बात नहीं मान रहा है तो आंदोलन कर दो, क्रांतियां कर दो, तुम्हें किसी भी तरीके से सुधार करने की जो। तो ये थी इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज को लेके बैकग्राउंड, की इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज कैसे हैं, उनके टाइप्स या उनका क्लासिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, इंडिपेंडेंसी से बिफोर पॉलिटिकल पार्टीज थी या नहीं थी, या
इंडिपेंडेंस से बिफोर हम जो कांग्रेस की बात करते हैं ना, उस कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो वो एक प्रेशर ग्रुप के रूप में हुई थी, दबाव समूह के रूप में हुई थी उसकी स्थापना, कि वो एक दबाव समूह के रूप में काम करेगा, प्रेशर डालेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट पे आजादी के लिए। फिर धीरे धीरे उसने स्वतंत्रता आंदोलनों में जैसे भाग लेना शुरू किया, तो वो प्रेशर ग्रुप एक पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हो गया, और आजादी के बाद तो उसने कंप्लीटली एक पॉलिटिकल पार्टी का रूप ले लिया। अब बात करते हैं कि हमने अब तक दो वर्ड यूज कर रहे थे कि नेशनल पार्टी और स्टेट या फिर रीजनल पार्टी क्या है, तो कि ये राष्ट्रीय दल या, हाँ उससे पहले एक चीज ये जो मैंने आपको मेंशन की है ना, कि फर्स्ट इलेक्शन में 14 नेशनल पार्टी थी, 60 स्टेट पार्टी थी, लेकिन 52 के इलेक्शन में 14 से 4 रह गई है, क्योंकि उन्हें पहले इलेक्शन के बाद ही तो निर्धारित हुआ था कि जो योग्यताएं निर्धारित की गई हैं उनको जो क्वालिफाई कर पाएगा वही नेशनल पार्टी रहेगा। तो जो 4 नेशनल पार्टियां रही थी, ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, जिस बच्चे को याद हो जाती है ठीक है, अदरवाइज एज ए एडिशनल नॉलेज के रूप में मैं बता रही हूँ। फर्स्ट थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सेकंड थी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, थर्ड थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और फोर्थ थी ऑल इंडिया भारतीय जनसंघ। ये 4 राष्ट्रीय दल ही रहे। अब बात करते हैं नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी की। कोई भी पार्टी नेशनल पार्टी, जैसे फर्स्ट इलेक्शन में 14 थी, सेकंड में 4 क्यों रह गई? तो कोई भी पार्टी इंडिया में नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी कैसे बनती है, ये क्या टर्म और कंडीशंस बनाई है? ये टर्म कंडीशंस बनाई है इलेक्शन कमीशन ने, कि इलेक्शन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट दिया है कि वो योग्यता निर्धारित करेंगे कि कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी है और कौन सी स्टेट पार्टी है। तो सबसे पहले बात करते हैं नेशनल पार्टी की, कि किसी भी पार्टी को अगर नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त करना है तो उसे कौन सी टर्म और कंडीशंस को कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट कंडीशन है, चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो चाहे विधानसभा का इलेक्शन हो, कि कोई भी इलेक्शन हो, तो उस पार्टी को 4 या 4 से ज्यादा स्टेट्स में जो वैध मत कौन से होते हैं, जैसे वोटिंग बहुत सारी डाली जाती है, उस वोटिंग में वही अप्रूव्ड वोटिंग होती है। माइक म्यूट करके रखो अपना, मैं बार बार शेयर करती हूँ तो मुझे आप दिखाई नहीं देते हो कि किसका माइक म्यूट है या अनम्यूट है। तो चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो चाहे विधानसभा का इलेक्शन हो, कि चाहे हमारी पार्लियामेंट संसद का इलेक्शन हो चाहे हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव का इलेक्शन हो, तो 4 या मोर देन 4 स्टेट्स जो वोटिंग होती है उसमें वैध मत कौन से होते हैं, कि कई बार कहते हैं ना बोगस वोटिंग जो हुई है। बोगस वोटिंग क्या होती है? फेक वोटिंग जो पकड़ी जाती है बाद में। एक बार ईवीएम पे बटन प्रेस हो गया, उसकी वीवीपैट की स्लिप नहीं निकली, इट मींस उसको उतरी है, तो वही अप्रूव्ड वोटिंग मानी जाती है। सारी कंप्लीट जो स्मूथली प्रोसेस से हुई है, तो उसमें उसको 6% वोट मिले, चाहे लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है किसी स्टेट में चाहे विधानसभा का इलेक्शन चल रहा है, लेकिन उस पार्टी को 4 और मोर देन 4, 4 या 4 से अधिक राज्यों में मिलने चाहिए वो 6%। और इसके साथ साथ उसे उस इलेक्शन के दौरान राज्य में 4 सीटें भी मिलनी चाहिए। 4 सीटों से मतलब है लोकसभा का है चाहे विधानसभा का इलेक्शन है, 4 सीटें मिलनी चाहिए। लोकसभा की हो लोकसभा की 4 सीटें, विधानसभा की तो विधानसभा की 4 सीटें, और वो सीटें 4 या 4 से अधिक राज्यों में होगी हो सकती। ये है फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है? लोकसभा के इलेक्शन में अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को 3 अलग अलग स्टेट से लोकसभा की टोटल सीटों की 2% सीटें मिल जाती हैं, जैसे लोकसभा का इलेक्शन पूरी कंट्री में एक साथ होता है, तो हरियाणा पंजाब राजस्थान एक पार्टी है जो इन तीनों स्टेट्स में अपने मेंबर नॉमिनीज खड़े करती है। इन तीनों स्टेट्स में उसके नॉमिनीज, लोकसभा की टोटल सीटों के लिए इलेक्शन हुआ 543 सीटों के लिए, तो उनमें से 11 सीटें ले ले इन तीनों स्टेट्स में मिला के, कि एक स्टेट में उसे 3 मिल गई, एक में 3 मिल गई, 6 हो गई, बाकी उसे
5 दूसरी स्टेट में मिल गई, तो उसे टोटल 2% सीटें लोकसभा की मिल गई इन तीनों स्टेट से, तो वो नेशनल पार्टी बन जाती है। नेक्स्ट आता है कम से कम 4 राज्यों में राज्य सक्रिय दल के रूप में, कि वो पार्टी नेशनल पार्टी बन सकती है जो पार्टी 4 स्टेट्स में पहले ही स्टेट पार्टी का दर्जा हासिल कर चुकी है, कि वो 4 स्टेट्स के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है, ये नहीं कि अपनी अपनी स्टेट तक। तो ये 3 कंडीशंस हैं किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए। इन तीनों में से, जरूरी नहीं, तीनों कंडीशन जरूरी नहीं है, तीनों में से कोई भी एक कंडीशन वो फुलफिल करती है, वो नेशनल पार्टी बन जाती है। फिर आता है स्टेट पार्टी, राज्य दल। कैसे, कि राज्य दल कैसे प्राप्त करता है, तो स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए स्टेट के इलेक्शन की बात आती है सबसे, कि जब स्टेट का इलेक्शन होता है तो उस स्टेट में उसे 6% वोट मिले हो या फिर 2 सीटें मिली हो। जैसे हरियाणा का इलेक्शन हुआ, कोई भी पार्टी है, जजपा का एग्जाम्पल ले लें हम, जजपा इलेक्शन में खड़ी हुई है तो उसे या तो 6% वोट मिले या फिर विधानसभा की हमारी 90 सीटें हैं ना, उन 90 में से 2 सीट मिले। सेकंड कंडीशन है, स्टेट में जब लोकसभा का इलेक्शन होता है तो उस इलेक्शन के दौरान उसे 6% वोट मिले। जैसे लोकसभा के इलेक्शन में भी जजपा ने अपने उम्मीदवार उतारे, तो उस उम्मीदवार के उसे लोकसभा की 6% वोट मिलने चाहिए। लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं स्टेट में, या 6% वोट मिले या फिर 6% वोट के साथ कंडीशन है 1 सीट मिले लोकसभा की, तब वो स्टेट पार्टी का दर्जा हासिल कर लेती है। स्टेट पार्टी के दर्जे के लिए थर्ड कंडीशन है, राज्य विधानसभा का जब इलेक्शन होता है तो उसे या तो 3% वोट या राज्य विधानसभा की 3 सीट, इनमें से जो भी संख्या ज्यादा हो ना वो मिलनी चाहिए। कि बीजेपी ने हरियाणा में इलेक्शन लड़ा तो हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं, 90 का उन्हें 3% या तो वोट मिले उन 90 सीटों के लिए, टोटल जितनी भी वोटिंग हुई है 100 में से नहीं निकालेंगे ये परसेंटेज, अगर वोटिंग 60% हुई है तो उस परसेंटेज में से 3% वोट मिले उसे, या फिर 90 सीटों में से उसे 3 सीटें। नेक्स्ट कंडीशन आती है कि किसी भी स्टेट को लोकसभा की जितने भी सीटें दी गई है ना, जैसे हरियाणा को लोकसभा की 10 सीटें दी गई है, तो किसी भी उम्मीदवार को 1 सीट अगर मिल जाती है किसी पार्टी को तो वो स्टेट पार्टी बन जाती है। और इसमें ये डिस्क्राइब है ना, लोकसभा की सीटों में प्रत्येक 25 में से, क्योंकि ये अवधारणा उन स्टेट्स के लिए है जहां लोकसभा की ज्यादा सीटें हैं, तो जहां ज्यादा सीटें हैं वहां हर 25 में से एक, कि 25 सीटों पे 1 सीट जिसको मिल जाएगी लोकसभा की वो स्टेट पार्टी बन गई। फिर 50 पे 2 उसे लेनी पड़ेंगी। अगर 25 से कम सीटें जिस राज्य में लोकसभा की हैं वहां 1 सीट मिलनी जरूरी है। ये वही कंडीशन है जो सेकंड नंबर पे है, कि लोकसभा की 6% वोट या लोकसभा की 1 सीट। और लास्ट कंडीशन है स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त करने की, जो 2011 में ये प्रोविजन किया गया है कि अगर किसी पार्टी को लोकसभा के इलेक्शन और विधानसभा के इलेक्शन में सीट ना मिली हो, तो सीट मिलने का तो क्या प्रावधान था, 6% वोट मिलनी चाहिए उसे विधानसभा लोकसभा के इलेक्शन में, लेकिन उसको उसके साथ साथ विधानसभा के इलेक्शन में 2 सीटें मिलनी चाहिए और लोकसभा के इलेक्शन में 1 सीट मिलनी चाहिए 6% वोट के साथ। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया कि लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन में उसे 6% से ज्यादा वोट परसेंटेज मिला है, कि उसे 6% से भी ज्यादा वोटिंग मिली है 8, तब लेकिन उसे सीट नहीं मिल पाई, क्योंकि विधानसभा के लिए 2 सीटें लेनी जरूर थी, लोकसभा के लिए 1 सीट लेनी जरूर थी। तो ये अमेंडमेंट किया गया था 2011 में, इम्प्लीमेंट किया गया कि अगर किसी पार्टी को कोई सीट अगर नहीं भी मिल पाती है लोकसभा विधानसभा चुनाव में, लेकिन अगर वो 8% वोट प्राप्त करने में सफल रहता है तो उसे स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। तो ये जो डिवीजन करके स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी मैंने आपको बताई है बेटा, इसको बहुत ध्यान से और याद करना है आप सबको।
यहाँ तक अगर किसी बच्चे की कोई क्वेरी है तो पूछो। पूछो बेटा, किसी को कुछ पूछना है, किसी की कोई क्वेरी है? नो मैम। सबको समझ आ गया? यस मैम। ये रोल नंबर 70, घर वाले मूवी देख रहे हैं और आप वहां बैठ के पढ़ रहे हो। अपना माइक तो म्यूट कर सकते हो ना कम से कम, कि मैडम को ही पता ना चले। बेटा क्लास अटेंड करने का मन नहीं होता तो क्या कंपल्शन कर रखा है, किस लिए अटेंड करते हो? कि मेरी कहाँ सुनाई दे रही है आपको? मेरे सिर्फ आप ऑन करके बैठे हो कि अटेंडेंस लग जाएगी, आप देख तो मूवी रहे हो हैं? थोड़ा सोच के किया करो काम, कि मैडम को दिखता होगा माइक म्यूट है या अनम्यूट नहीं है, और अब भी कोई असर नहीं है ही नहीं, क्लास में ही नहीं है, ऑन करके रख के गई हुई है या मूवी देख रही है, ध्यान मूवी में है, अब भी उसे सुनाई नहीं दे रहा कि मैम बोल रही है कुछ, तुझे डांट रही है, कुछ कह रही है। सबको समझ आ गया बेटा? लीव करें क्लास? यस मैम। यस मैम।